हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड लोरेन को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड यंग उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा होता है और आज उन दोनों की शादी है और रैन उन दोनों की वेडिंग पर पहुंच जाती है और यंग को बोलती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरे डैड की डेथ के बाद मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मेरे बैंकरप्ट होते ही तुम लियो से शादी कर रहे हो और तुमने बस मेरा पैसों के लिए यूज किया और देखो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो अपनी बास्केट में से उन दोनों पर पैसों की बारिश करने लगती है और बोलती है कि देखो मैं बैंकरप्ट होने के बाद भी कितना सारा पैसा लेकर आई हूँ, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ऑफेंड हो जाती है और उसके सिक्योरिटी गार्ड रैन को पकड़ लेते हैं और लियो उसे जबरदस्ती बहुत सारी पिल्स खिला देती है और अपने गार्ड्स को कहती है कि इसे ले जाओ और इसके साथ फन करो। रैन उन लोगों से बचकर भागने लगती है और एक हैंडसम लड़के से टकरा जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेल लीड मिस्टर जी शोयन होता है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। रैन शोयन से बोलती है कि इन लोगों ने मुझे ड्रग्स दिया है, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से ले जाओ। शोयन उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर रैन का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इसे ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी शोयन के बॉडीगार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया था, अभी तुम अपनी वेडिंग एंजॉय करो, बाकी का हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। और फिर वो रैन को एक रूम में ले जाता है और वो उसे बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसको जबरदस्ती सीड्यूस करने लगती है और शोयन भी यहाँ अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शोयन के पास उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आती है। उसकी ग्रैंड मॉम बोलती है कि तुम शादी कब करोगे, पूरे 30 साल के हो गए हो। शोयन बोलता है कि मैं अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो बात करते हुए बाथरूम में आ जाता है और अपने फेस पर थैंक यू लिखा हुआ देखता है और शोयन अपने गार्ड्स को बुलाकर पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जो लास्ट नाइट मेरे साथ थी। गार्ड्स बोलते हैं कि बॉस वो लड़की तो अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से जा चुकी है। शोयन गुस्से में बोलता है कि वो ऐसे कैसे जा सकती है, उसे हर हाल में ढूंढो। और फिर हमारी स्टोरी 5 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम रैन को 2 बच्चों के साथ देखते हैं, जो 5 सालों के बाद चाइना वापस आई है और उसकी फ्रेंड विवी उसका वेलकम करती है और बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गई और उसे अपने फोन में लेटेस्ट न्यूज का वीडियो दिखाती है, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड यंग अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और उसकी वाइफ उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है और उसे मीडिया के सामने मारती भी है। ये वीडियो देखकर वो दोनों हंसने लग जाती हैं और बोलती हैं कि ये उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है और विवी उसे बताती है कि तुम्हारे बैंकरप्ट होने के बाद तुम्हारी कंपनी यंग ने टेक ओवर कर ली थी। रैन बोलती है कि मैं जानती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ रिवेंज लेने आई हूँ और जो मेरा है मैं उसे हर हाल में वापस लेकर रहूंगी। और तभी साइड में जा रहे कुछ लोग रैन को अगली बोलने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये लड़की कितनी अगली है और इसके बच्चे कितने ब्यूटीफुल हैं, जिस पर उसकी डॉटर जिया बोलती है कि मेरी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसका बेटा यन बोलता है कि मेरी मम्मी अगली होने का प्रिटेंड कर रही है, वरना बहुत सारे हैंडसम अंकल मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे। ये सुनकर वे भी हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे बच्चे कितने क्यूट हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इनके डैड कौन है और मुझे इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तो रैन ये क्वेश्चन अवॉइड करते हुए आगे जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैन एक जॉब इंटरव्यू के लिए जी शोयन की कंपनी में आई होती है और गलती से वो दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहां एक एडवर्टीजमेंट के लिए मॉडल का इंटरव्यू हो रहा होता है और सभी लड़कियां इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयार होकर आई होती हैं और वो रैन को देखकर पूछती हैं कि क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे ही उठकर आ गई हो, कम से कम अच्छे से नहा धोकर तो तुम्हें आना चाहिए था। तभी वहाँ शोयन अपने गार्ड्स के साथ आने लगता है और उसको देखकर रैन कहती है कि ये मैं कहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी शोयन की है। जिसके आते ही सब लड़कियां उसे इम्प्रेस करने लग जाती हैं, पर वो किसी को भी देखता तक नहीं है। रैन 2 और लड़कियों के साथ इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर इंटरव्यूअर उन्हें अपने फिगर और बॉडी और वॉक देखने के लिए कहती है। रैन सोचती है कि ये कैसी जॉब है जहाँ फिगर शो ऑफ करना पड़ेगा और फिर वो लड़कियां अलग अलग तरह से अपनी बॉडी शो ऑफ करने लगती हैं और शोयन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। और अब जब रैन की बारी आती है तो असिस्टेंट उसके अगली लुक्स को देखकर उसे जाने के लिए कहता है। रैन बोलती है कि अभी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, मैं इंटरव्यू देखकर ही जाऊंगी। असिस्टेंट उसे बोलता है कि यहाँ तुम्हारी जैसी अगली लड़कियों की नीड नहीं है, लेकिन शोयन उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। रैन शोयन के लिए कप में चाय डालने लगती है तो शोयन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे फेस और हाथ की स्किन में इतना डिफरेंस क्यों है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या बोलूं। तभी उसकी फ्रेंड विवी वहाँ आ जाती है और रैन को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा इंटरव्यू तो 15th
फ्लोर पर होना था, यहाँ तो सिर्फ मॉडल्स की हायरिंग हो रही है। शोयान बोलता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, गलत जगह तुम इंटरव्यू देने आ गई, यहाँ से अभी चली जाओ, बेकार में तुम हम सबका टाइम खराब कर रही हो। रैन बोलती है कि मैं इतनी भी यूजलेस नहीं हूँ और किसी की भी शक्ल देखकर उसकी नॉलेज का पता नहीं चलता। मैं आपकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट करवा सकती हूँ। और वो अपना नाम और पहचान गलत बताती है और बताती है कि मेरा नाम एन ये हान है और मैं तेई ग्रुप की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हेड रह चुकी हूँ। और वो अपना रिज्यूमे शोयान को दिखाती है, जिसको देखकर वो उसे बोलता है कि ठीक है, 1 मंथ तक तुम्हारे वर्क को नोटिस करूंगा, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो उसके बाद तुम्हारी जॉब फाइनल हो जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रैन सोचती है कि थैंक गॉड मैं बच गई, अगर इसने मुझे पहचान लिया होता तो बहुत मुश्किल हो जाती और इसे पता चल जाता कि मेरे पास इसके 2 बच्चे हैं। फिर शोयान रैन का रिज्यूमे देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि आप भी क्या कमाल करते हो, आपने सभी मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया और उस अगली येहान को सिलेक्ट कर लिया। आप उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि उसका लास्ट नेम एन है। शोयान उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डरा देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि यांग ओल्ड फैक्ट्री सेल करने वाला है। शोयान उसे बोलता है कि मेरी उसके साथ मीटिंग अरेंज करवाओ। असिस्टेंट पूछता है कि आप यांग की प्रॉपर्टी और शेयर्स उस लड़की का रिवेंज लेने के लिए खरीद रहे हो ना। तो शोयान बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगे हो। और फिर वो यांग से मीटिंग करने के लिए होटल पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे लोग उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं और मैनेजर बोलता है कि मिस्टर यांग आपका अंदर वेट कर रहे हैं। और फिर वो दोनों जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो रैन अपनी डॉटर जिया को लेकर वॉशरूम जा रही होती है। जिया को बहुत जोर से सुसु आ रही होती है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और शोयान जिया को पकड़ लेता है और अचानक उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जिया का सुसु उसके कपड़ों पर ही निकल गया था। अब मैनेजर रैन को सुनाने लगता है कि तुम्हारे बच्चे ने हजारों डॉलर का सूट खराब कर दिया। अब रैन तो घबरा जाती है और तभी हमारी प्यारी सी जिया बोलती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझसे सुसु कंट्रोल नहीं हो रहा था और ये मेरी गलती है। मैं अंकल के सूट का कंपेंसेशन अपने पॉकेट मनी वाले पैसों से कर दूंगी, आप मेरी मम्मी पर गुस्सा मत करो। ये सुनकर शोयान सोचने लगता है कि ये बच्ची कितनी क्यूट है और मुझे इसकी अपीयरेंस रैन की जैसी लग रही है। और फिर वो रैन के बारे में याद करने लगता है और नील डाउन होकर जिया को बोलता है कि तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ और तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक प्रिंसेस जैसी ड्रेस का अरेंजमेंट करता हूँ। रैन बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, आप बस अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन जिया तो न्यू ड्रेस का सुनकर रैन से जिद करने लग जाती है और शोयान उसको गोदी में उठा लेता है। और तभी वो मैनेजर बोलता है कि मिस्टर यांग आपका वेट कर रहे हैं। शोयान कहता है कि उसे वेट करने दो, वो उसी के लायक है। और फिर वो जिया और रैन को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। तो रैन सोचती है कि अगर इसे जिया और यान के बारे में पता चल गया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और इसीलिए वो अपनी फ्रेंड विवी को मैसेज करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। शोयान कहता है कि येहन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे तुम कुछ अनकंफर्टेबल लग रही हो। रैन कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो उन्हें वीआईपी रूम में ले आता है और रैन को जिया की ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। जिया साइड में आकर अपनी मम्मी से पूछती है कि ये अंकल मुझे मेरे बड़े भाई के जैसे क्यों लग रहे हैं, क्या यही हमारे डैडी हैं? रैन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए चुप कर जाओ, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फिल्म देख रही हो। और वहीं शोयान भी सोचता है कि मुझे ये बच्ची अपनी सी क्यों लग रही है और मैं क्यों इसकी इतनी केयर कर रहा हूँ। तभी रैन जिया की ड्रेस चेंज करवा कर बाहर आ जाती है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, इसीलिए मैं जाती हूँ। जिया बोलती है कि मम्मी आप अंकल के लैपटॉप से कर लो। ये सुनकर शोयान भी उसे रोकने की ट्राई करने लगता है और बोलता है कि हाँ तुम यहाँ आराम से बैठकर काम कर सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रैन बोलती है कि ये टाइम तो जिया के सोने का है और इसकी आंटी इसे पिकअप करने आती होंगी। जिया बोलती है कि मम्मी मुझे अभी नींद नहीं आई है। तभी शोयान अपनी सेक्रेटरी विवी को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम्हें येहन की बेटी को पिकअप करने की जरूरत नहीं है और पीछे से रैन बोलती है कि नहीं तुम जल्दी से आ जाओ लेने जिया को पिक करने के लिए। अब विवी भी सोचने लगती है कि मिस्टर जी के फोन में से रैन की आवाज क्यों आ रही है, इसका मतलब रैन किसी मुसीबत में है और वो येन को लेकर रैन की हेल्प करने के लिए भागती है। अब बेचारी रैन तो फंस जाती है और बिना मन किए शोयान के लैपटॉप से प्रोजेक्ट बना रही होती है। शोयान बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा होता है और जिया उसे बड़े गौर से देख रही होती है और सोचती है कि ये अंकल कितने गुड लुकिंग है और काइंड हार्टेड भी, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे डैडी बन जाएं। और फिर वो शोयान को बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए। और फिर जैसे ही शोयान ब्लैंकेट लेने के लिए उठता है तो उसका पैर रैन के पैर से टकरा जाता है और वो रैन के ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। शोयान फिर से सोचता है कि ये लड़की मुझे रैन के जैसी क्यों लग रही है। ये देखकर जिया बहुत
खुश हो जाती है और खुशी में कहती है कि भाई हमें डैडी मिल गए हैं। ये चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगती है और शोयन रैन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा बच्चा भी है। रैन इस बारे में झूठ बोल देती है। तो शोयन जिया के पीछे जाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली थी। जिया बोलती है कि अभी यहाँ मेरे भाई भी थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रैन बोलती है कि ये छोटी बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है, तुम इसकी बात पर बिलीव मत करो, ये किसी और बच्चे के भाई के बारे में बोल रही होगी। और फिर वो जिया को उठाकर जल्दी से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि विवी यांग को लेकर साइड में चुप करके खड़ी हो जाती है। शोयन अपने फिंगर पर लगे मेकअप को देखने लगता है जो रैन के फेस से उसके हाथ पर लग गया था, और वो अपने रूम की विंडो से दो बच्चों को रैन के साथ देखता है और फिर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि मुझे सुबह तक ये हैन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर यांग मीटिंग के लिए वेट कर रहा होता है और सोचता है कि ये शोयन कितना ही घमंडी है, मुझे जानबूझकर वेट करवा रहा है। नेक्स्ट डे ऑफिस में टीम लीडर चेन रैन को अगली और फूल समझकर बुली करने के लिए उसके हाथ पर कॉफी गिरा देती है। और फिर क्या था, रैन और वो दो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ाई करने लगती हैं और पूरा ऑफिस उनको देख रहा होता है कि तभी वहाँ शोयन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और बोलता है कि ये मेरे ऑफिस को फिश मार्केट बनाकर क्यों रखा है। चिन बोलती है कि ये लड़की कोई स्पाई है और खुद को अगली मेकअप में छुपा रही है, ये देखो इसके पास यूरेशिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की फाइल मिली है। वो पेपर्स देकर शोयन उसे पूछता है कि क्या तुम यैन को जानती हो, जिस पर रैन जल्दी से बोल देती है कि वो इतने हैंडसम है, उन्हें कौन नहीं जानता होगा। शोयन हैरान होकर पूछता है कि क्या कहा तुमने हैंडसम। रैन जल्दी से अपनी बात घुमा देती है और बोलती है कि मेरा मतलब वो आपके आगे तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो रैन को अपने ऑफिस में बुलाता है और टीम लीडर चेन को फायर कर देता है, जिस पर रैन उसको अजीब तरीके से चिढ़ाकर शोयन के ऑफिस में जाने लगती है और शोयन उसको हाथ टाइटली पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। रैन अपना हाथ छोड़ने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। शोयन उसका जला हुआ हाथ देख लेता है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए देता है और फिर रैन को बहुत पेन हो रहा होता है तो वो उसको अपने पास खींच लेता है और बहुत ही रोमांटिक वे में उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है और हमारी रैन की हालत तो खराब होने लग जाती है। और फिर उसको एक फाइल दिखती है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे बच्चों वाली बात क्यों छुपाई और तुम डेली फेक अगली मेकअप करके परेशान नहीं हो जाती। रैन तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। शोयन उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है तो रैन पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तो वो उसे यांग की कंपनी यूरो एशिया ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्दी थी ना यांग से मिलने की। और तभी यांग एक लड़की के साथ शोयन का वेलकम करने आता है और बोलता है कि तुम तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड हो गए हो, तुमसे मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल। शोयन उसके साथ वाली लड़की को देखकर बोलता है कि तुम अपनी अय्याशियों की वजह से कंगाल हो रहे हो। तभी रैन बीच में बोलने लगती है कि अगर तुम फैक्ट्री ठीक से नहीं चला पा रहे हो तो मुझे बेच दो। यान बोलता है कि तुम हो कौन बीच में बोलने वाली, दिख नहीं रहा कि दो रिच लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यान के साथ वाली लड़की भी रैन के लुक्स पर कमेंट करने लगती है तो रैन उसे कहती है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन अपनी बॉडी शो ऑफ करके मिस्टर जी को इम्प्रेस करने की ट्राई कर रही थी और तुम्हारी दाल वहाँ पर नहीं गली तो तुम यांग के पास आकर उसकी मिस्ट्रेस बन गई। जिस पर वो लड़की रैन को थप्पड़ मारने वाली होती है पर शोयन रैन के आगे आ जाता है और यांग से बोलता है कि तुमने मेरे स्टाफ पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी कैसे, अब हमारी तुम लोगों से कोई भी डील नहीं हो सकती। जिस पर यांग अपोलोजाइज करने लगता है और रैन से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम एन ये हान बताती है। यांग सोचने लगता है कि इसका नाम और शक्ल रैन से कितनी मिलती है और फिर वो शोयन को कन्विंस करने लगता है एक बार फैक्ट्री देखने के लिए। उसके इतना इंसिस्ट करने पर शोयन फैक्ट्री देखने के लिए अंदर आ जाता है और उनकी फैक्ट्री देखने लगता है और वो बोलता है कि ये कंट्री का सबसे बड़ा वेयर हाउस है और पूछता है कि आप लोगों को कैसा लगा। शोयन रैन से पूछता है कि हमें ये डील कितने में फाइनल करनी चाहिए तो रैन फिंगर से इशारा करती है और यांग बोलता है कि 15 मिलियन तो बहुत कम है। रैन बोलती है कि मैं 5 मिलियन बोल रही हूँ, 15 मिलियन नहीं। और 5 साल पहले यहाँ पर जो फायर एक्सीडेंट हुआ था मुझे उसका सब पता है। और फिर वो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर पैर मारती है जिससे वहाँ कुछ स्पार्क्स निकलने लगते हैं। ये देखकर यान पूछता है कि तुम्हें 5 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में कैसे पता और तुम हो कौन। अब शोयन भी सोचने लगता है कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है और फिर वो रैन को कवर करने के लिए बीच में बोलता है कि मेरा अभी ये डील करने का मूड नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ। और फिर वो रैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो रैन उसके पीछे पीछे बोलते हुए चल रही होती है और वो उसको जोर से पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम तो यांग को लाइक करती हो ना, तो उसे डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहती हो और न जाने तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। तभी रैन को यांग और उसकी मिस्ट्रेस की आवाज आने लगती है जिसमें वो उसे पूछती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं। यांग बोलता है कि अभी डील नहीं हुई, अभी तुम थोड़ा वेट करो। दूसरी बोलती है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर
कर सकती, कुछ दिनों में मेरी टमी सबको दिखने लगेगी। और रैन सोचती है कि यांग ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया है और ये बात जब इसकी सो कॉल्ड वाइफ को पता चलेगी तो अब कितना मजा आ जाएगा। और फिर यांग लूसी को बोलता है कि एक बार ये फैक्ट्री अच्छे पैसों में बिक जाए फिर हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे। और वो लूसी को शोयन को फंसाने का बोलता है कि तभी उसे लगता है कि बस के पीछे से कोई उनकी बात सुन रहा है। जैसे ही वो बस के पास जाने लगता है तभी एक बिल्ली वहाँ से निकलती है, जिसको देखकर रैन सोचती है कि थैंक गॉड यांग ने हमें देखा नहीं है। और फिर वो शोयन के बहुत ही क्लोज होती है और उसको इतना क्लोज देखकर वो नर्वस हो जाती है और वो दोनों कार के पास जाने लगते हैं। और रैन कहती है कि आपको यांग और उसकी फालतू प्लानिंग से दूर रहना चाहिए। शोयन बोलता है कि तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक चीप लड़की है, मैं उसको अच्छे से हैंडल कर लूंगा। शोयन के पास उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि मिमी अब्रॉड से आ गई है और सभी फ्रेंड्स शोयन को मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर रैन बोलती है कि आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहिए और अब मैं घर चली जाती हूँ। लेकिन शोयन तो उसे एक मिनट भी दूर रहना नहीं चाहता था और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ कार में बिठा लेता है और उसको अपने शोल्डर पर उठाकर अपने फ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसको ऐसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मिमी शोयन को लाइक करती है और वो उसको वहाँ पर देखकर हक करने लगती है और बोलती है कि फाइनली कई सालों के बाद हम मिल गए हैं। और फिर वो रैन को देखकर उससे पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। रैन उसे अपना नाम एन ये हान बताती है और उसका लास्ट नेम सुनकर वो एन रैन को गालियां देने लगती है और बोलती है कि वो शेमलेस लड़की मेरे शोयन का एडवांटेज उठाकर भाग गई, अगर वो एक बार मेरे सामने आ गई तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और वो उसे कहती है कि मैं शोयन की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उसे चिपकने लगती है, लेकिन शोयन उसका हाथ झटक कर रैन के हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं कि तभी सब ड्रिंक्स करने लगते हैं। लेकिन शोयन रैन को अल्कोहल पीने से रोक देता है और बोलता है कि तुम अभी ऑन ड्यूटी हो, तुम अभी ड्रिंक नहीं कर सकती और उसे जूस पीने के लिए देता है कि तभी एक फ्रेंड बोलता है कि कितना बोरिंग लग रहा है, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। और जैसे ही बोतल स्पिन करते हैं तो वो शोयन की तरफ आकर रुकती है। सभी उसे पूछते हैं कि लास्ट टाइम तुमने कब डेट किया था, जिस पर वो 5 साल पहले बोलता है। तो ये सुनकर रैन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं आई है, ये तब से सिंगल है। और तभी नेक्स्ट टर्न रैन की आती है जिसे किस करने का डेयर मिलता है, तो वो सोचती है कि बात एक किस की है ना, तो वो शोयन की फ्रेंड को किस करने वाली होती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शोयन के ऊपर गिर जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। ये देखकर तो मिमी का खून उबलने लगता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम कितनी अगली वुमेन हो, आखिर तुम कैसे मेरे शोयन को किस कर सकती हो। रैन बोलती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप लोग अपना गेम कंटिन्यू करो। तभी उसका फ्रेंड लिन बोलता है कि तुम तो किसी भी लड़की को अपने क्लोज नहीं आने देते हो और तुमने उस अगली लड़की को किस करने दे दिया, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते। जिस पर हमारा हीरो कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप ड्रिंक करता रहता है। और फिर रैन वॉशरूम के मिरर में खुद को देखकर सोच रही होती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है और वो शोयन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स के बारे में सोचने लगती है। और फिर वो खुद को कहती है कि रैन तुम्हें खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, मैं अपने मिशन से भटक नहीं सकती। और फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि शोयन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और उसको अपना जरा भी होश नहीं होता। रैन उसको पकड़ती है और उसके फ्रेंड्स को बोलती है कि तुम जल्दी से ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। उसका फ्रेंड कहता है कि यहाँ ऑलरेडी शोयन का VIP स्वीट बुक है, तुम इसे वहीं ले जाओ। और फिर वो रूम का की कार्ड शोयन की पॉकेट में डाल देता है और फैन भी रैन को देखकर 5 साल पहले की पार्टी का सीन याद करने लगता है और वो जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो उसका दोस्त उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये लड़की 2 बच्चों की मॉम है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। नशे की हालत में रैन शोयन को लिफ्ट में 25 फ्लोर पर लेकर जा रही होती है और उसे बोलती है कि आपका रूम आ गया है, अब आप अपने रूम में चले जाओ। शोयन उसे रुकने के लिए बोलता है। रैन सोचती है कि कहीं इसे मेरी रियल आइडेंटिटी का पता तो नहीं चल गया, लेकिन फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आजकल मेकअप इतना एडवांस है, इसे कुछ पता नहीं चला होगा, मैं उसे जल्दी से रूम में छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर वो उसे सोफे पर बिठा देती है और वो उसे बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी दो। रैन मन में कहती है कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें पानी नहीं जहर दे दूं। और फिर शोयन गलती से रैन की ड्रेस में पानी गिरा देता है। रैन कहती है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना। शोयन कहता है कि थोड़ा सा ही तो पानी है, तुम इसमें डूबकर मर थोड़ी जाओगी, और फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो चेंज कर लो। रैन बोलती है कि ये तुम्हारा रूम है, मेरा नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी शोयन वोमिट करने लगता है तो रैन उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाती है और शोयन कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। फिर रैन सोचती है कि अगर ये काइंड हार्टेड ना होता तो मैं कभी भी इसकी हेल्प नहीं करती। और फिर वो उसको बाथरूम में ले आती है और शोयन नशे की हालत में उसके सामने ही सारे कपड़े उतार देता है। रैन वहाँ से जाने लगती है तो शोयन लड़खड़ाते हुए रैन को लेकर बाथटब में गिर जाता है और पानी की वजह से उसका मेकअप उतरने लगता है। शोयन रैन को पकड़
पकड़कर किस करने लगता है और बोलता है कि रैन तुम सिर्फ मेरी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और फिर वो कहती है कि तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। शोयान उसकी एक भी नहीं सुनता और वो सुनता भी कैसे। वो 5 सालों में दिन रात पागलों की तरह रैन को ढूंढ रहा था और फिर वो अपने सामने उसको देखकर खुद पर कैसे कंट्रोल कर सकता था। और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं और रैन के पास उसकी फ्रेंड विवी की कॉल आती है। वो उसे पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ पर थी, तुम्हारे बच्चे कब से तुम्हारा पूछ रही हैं। तो वो अपनी आंखें खोलती है और जल्दी से अपना सामान लेकर दबे पांव वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही वो घर पहुँचती है तो विवी उससे पूछती है कि तुम्हारा मेकअप कैसे उतर गया। तो जिया बोलती है कि मम्मी आपकी नेक पर ये रेड निशान कैसे हो गए हैं। तो वो कहती है कि एक मच्छर ने मुझे बाइट किया है। वो दोनों बच्चों को दूसरे रूम में खेलने के लिए भेज देती है। तो विवी उसका लव बाइट देकर बोलती है कि कल रात तुम जी शोयान के साथ थी ना, और कहती है कि तुम इमरजेंसी पिल्स खा लेनी चाहिए वरना तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रैन के पास शोयान की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि कल रात तुम रूम में थी ना मेरे साथ। रैन ऐसा एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और वो उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर शोयान उसकी कॉल कट कर देता है और वो सडनली यूके चला जाता है। आगे हम रैन को बिना अगली मेकअप के देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आई होती है। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और उसको अप्रोच करने लगता है और बोलता है कि तुमने लगता है कि मुझे पहचाना नहीं, मैं तुमसे 5 साल पहले एक पार्टी में मिला था, तब से तुम मेरा क्रश हो। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी शोयान बहुत सारे गोड्स के साथ उसके पास आ रहा होता है और जिसको देखकर वो अपने बच्चों को छुप जाने के लिए बोलती है और शोयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले आता है और पूछता है कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी। रैन कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे तुम्हें बिना गुड बाय बोले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। शोयान कहता है कि मैं यूके गया था, वहाँ से मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरे बच्चों को 5 साल मुझसे अलग रखा। रैन डर जाती है और सोचती है कि अगर ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर देगा, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि वो बच्चे यंग के हैं और बहुत रूडली उसे बात करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत ही नाइस थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना शादी के तुम्हारे बच्चों को बर्थ दूंगी। अब शोयान ये सब सुनकर बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं यहाँ यंग को बर्बाद करने आई हूँ, उसने जो कुछ मेरा लिया है मैं उससे वापस लेकर रहूंगी और मैं फिर उसके बच्चों को मैक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि तुम कब से इतनी हार्टलेस और कोल्ड हो गई हो। रैन बोलती है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं कल रिजाइन कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और रोते रोते सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो और मुझे एक बुरे नाइटमेयर की तरह भूल जाओ। और तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और शोयान भागकर उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शोयान उसे घर ड्रॉप करके जाने लगता है और उसके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है और कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं यूज किया, अब तुम्हें इसका प्राइस पे करना होगा। रैन घर आकर विवी से पूछती है कि बच्चे कहाँ पर हैं, तो कहती है कि मैंने बच्चों को सुला दिया है और तुम इतनी टेंशन मत लो, तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ थी। विवी बोलती है कि तुम जब भी जी शोयान के साथ होती हो तो वियर्ड एक्ट क्यों करती हो, उस दिन भी होटल में तुमने मुझे यन को लेकर जाने के लिए बोला था। और तभी बोलते बोलते विवी को रियलाइज होता है कि जी शोयान ही बच्चों का बायोलॉजिकल डैड है। रैन बोलती है कि जरा धीरे बोलो, बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जिया और यन छुपकर सुन लेते हैं उनकी बातें। जिया बोलती है कि वो हैंडसम अंकल हमारे डैडी हैं। यन बोलता है कि हमारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके हमें इतना पाला पोसा है, अब हमें ये भी नहीं पता कि वो कैसे इंसान है। जिया बोलती है कि अगर डैडी हमारे साथ होते तो मम्मी को इतना परेशानी नहीं होती। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम डैडी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन बच्चों को ब्रेकफास्ट कराकर रिजाइन करने के लिए ऑफिस आती है तो दोनों बच्चे उसके पीछे छुपते छुपाते ऑफिस आ जाते हैं। जिया बोलती है कि डैडी का ऑफिस कितना बिग और ब्यूटीफुल है। यन बोलता है कि तुम चुप रहो, ये मैं डिसाइड करूंगा कि वो हमारे डैडी बनना डिजर्व करते हैं या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछता है कि बच्चों आज तुम स्कूल नहीं गए क्या और यहाँ क्यों आए हो। जिया बोलती है कि हम अपने डैडी से मिलने आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि तुम्हारे डैडी कौन है। जिया जैसे ही जी शोयान का नाम लेती है तो सब सोचने लग जाती हैं कि वो तो अनमैरिड हैं, ये बच्चे प्रेसिडेंट के कैसे हो सकते हैं। और सभी उनका मजाक बनाकर बुली करने लग जाते हैं और उनको ये ट्रोलिंग वीडियो बनाकर पूरे ऑफिस में वायरल कर देते हैं। और बस कमी थी वहाँ पर मिमी और टैंक के आने की, वो भी वहाँ आ जाते हैं और बच्चों को बुली करने लगते हैं। और रैन ऑफिस में अपना सामान पैक कर रही होती है और असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। रैन अपने सामान के साथ शोयान के ऑफिस में पहुँच जाती है। शोयान उसे बोलता है कि डोर क्लोज कर लो। रैन कहती है कि तुम्हें जो कहना है वो ऐसे ही कहो। तो वो कहता है कि तुम चाहती हो कि पूरा ऑफिस देखे तो ठीक है। और फिर वो रैन को पकड़कर दीवार से लगा देता है और बोलता है कि तुम रिवेंज लेने के लिए आई हो ना, और तुम इतनी एक्साइटेड हो कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पर लगा दी और तुम अपने बच्चों का यूज सिर्फ
सिर्फ रिवेंज लेने के लिए कर रही हो? आखिर कैसी मॉम हो तुम? रैन गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से मेरे डैड और हमारी कंपनी वापस आ जाएगी और तुम क्या चाहते हो, मेरे साथ सोना? ये बोलकर वो शोयान के करीब जाने लगती है तो वो उसे पीछे हटा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो रैन अपना सामान उठाने लगती है कि तभी वो अपने फोन में कुछ देखती है और सब कुछ वहीं छोड़कर जल्दी से चली जाती है। तभी शोयान का असिस्टेंट उसे वहाँ आकर एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि पूरे ऑफिस में आपके नाजायज बच्चे का रूमर्स फैल चुका है। अब दूसरी साइड पर टैंग यान को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल जी शोयान के बच्चों की फोटोकॉपी लग रहा है। तो मिमी कहती है कि कुछ भी ऐसे ही मत बोलो। तो जिया मिमी से कहती है कि आप मेरे डैडी के फ्रेंड हो तो आप मेरी आंटी हुई ना। मिमी चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं हूँ और तुम झूठ बोल रही हो और सिक्योरिटी को कहती है कि इन बच्चों को ऑफिस से बाहर फेंक दो। यान अपनी सिस्टर जिया का हाथ पकड़कर जल्दी से अंदर भाग जाता है और तभी रैन भी वहाँ पर आ जाती है और मिमी को बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, इतने छोटे बच्चों को बुली कर रही हो? मिमी कहती है कि ओ अच्छा, ये दो रास्कल्स तुम्हारे बच्चे हैं और तुमने ही इन्हें झूठे रूमर्स फैलाने के लिए बोला होगा, शोयान के पैसों पर हाथ साफ करने के लिए, और तुम शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें ऑफिस में जॉब पर रखा हुआ है, वरना तो तुम जैसी पुअर लड़की को कोई मेड भी ना रखे। जिया बोलती है कि मेरी मॉम तुमसे 100 टाइम्स ब्यूटीफुल है और उनके पीछे बहुत सारे हैंडसम अंकल की लाइन लगी हुई है। शोयान भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जिया उसके पास जाकर उसे डैडी कहने लगती है। तो शोयान उसे गुस्से में अपने से दूर करता है और बोलता है कि मैं कोई तुम्हारा डैडी वैडी नहीं हूँ। रैन जिया को साइड पर करते हुए शोयान से अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मैं अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जिया फिर शोयान के करीब जाकर बोलती है कि डैडी आप इतने मीन कैसे हो सकते हो। शोयान जिया को खुद से दूर करने के लिए धक्का मारता है। ये देखकर रैन सोचती है कि ये अपनी बेटी को कैसे धक्का मार रहा है। अच्छा है कि मैंने इसे नहीं बताया कि ये बच्चे इसके हैं। और आग में घी डालने के लिए मिमी उसके पास आकर बोलती है कि ये मेन लड़की और इसके इवल बच्चों ने पूरे ऑफिस में हंगामा कर दिया है कि तुम इनके डैडी हो। रैन कहती है कि तुम इतने छोटे बच्चों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो, तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि कौन इवल है। मिमी बोलती है कि तुम इसे अभी फायर कर दो। जिया और यन बोलती हैं कि प्लीज आप हमारी मम्मी को जॉब से मत निकालो, यहाँ हम लोग खुद आए हैं, इसमें हमारी मम्मी की कोई गलती नहीं है। शोयान मिमी को कहता है कि ये मेरा ऑफिस है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। टैंग कहता है कि हम तो तुम्हें यहाँ पर डांस कंपटीशन में इनवाइट करने के लिए आए थे। तो शोयान कहता है कि तुम लोग अभी जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। मिमी कहती है कि ये अगली लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा कैसे रूड बिहेव कर सकता है। टैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है रैन सच में एक अगली लड़की है। मिमी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो उसे कहता है कि तुमने उसके बच्चे देखे हैं, वो कितने प्रेटी हैं। आगे हम शोयान को देखती हैं, वो अपने असिस्टेंट से ये हैन यानी कि रैन के बारे में पूछता है, क्या वो ऑफिस से चली गई है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है। ये सुनकर शोयान कुछ रिलैक्स हो जाता है और असिस्टेंट कहता है कि आप ये हैन के जाने की वजह से इतना एग्रेसिव थे मॉर्निंग में। और तभी रैन वहाँ पर आ जाती है और उसे प्रोजेक्ट दिखाने लगती है और ऑफिस में हुए ड्रामे के लिए अपोलोजाइज भी करती है। शोयान कहता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि वो दोनों सेक्रेटरी लिन के साथ लॉबी में मेरा वेट कर रहे हैं। और रैन कहती है कि अगर चाहते हो तो मैं आपके फ्रेंड्स मिमी और टैंग से भी अपोलोजाइज कर सकती हूँ। शोयान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसे डांस कंपटीशन का इन्विटेशन देता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी। रैन कहती है कि आपके साथ डांस पार्टनर बनने के लिए लड़कियां मरी जा रही हैं, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। शोयान कहता है कि वहाँ यंग भी आने वाला है। रैन को तभी यंग की बात याद आ जाती है जिसमें वो शोयान को फंसाने का प्लान बनाता है। और वहीं दोनों बच्चे सेक्रेटरी लिन और असिस्टेंट उनके ऑफिस के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और शोयान रूम के ब्लाइंड्स को एकदम खोल देता है तो वो सारे नर्वस होकर वहाँ से भाग जाते हैं। शोयान जिया और यन को अपने ऑफिस में बुला लेता है। जिया कहती है कि अंकल आप बहुत ही हैंडसम और काइंड हैं, प्लीज मेरी मम्मी को जॉब से ना निकालें, अब मैं आपको डैडी नहीं कहूंगी। शोयान को अब अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसे जिया और यन के साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था और वो बहुत ही पोलाइट होकर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मम्मी को फायर नहीं करूंगा। फिर जिया शोयान को कान में बोलती है कि अंकल वैसे मेरी मम्मी सिंगल है, क्या आप मेरे और यन के डैडी बनना पसंद करेंगे। तो रैन कहती है कि जिया नॉनसेंस बातें मत करो। जिया बोलती है कि मम्मी मैं कौन सी नॉनसेंस बातें कर रही हूँ, आपको ही तो टॉल हैंडसम और रिच लड़के पसंद हैं और अंकल तो एग्जैक्टली वैसे ही हैं। रैन कहती है कि मेरे बच्चे मेरी और ज्यादा इंसल्ट करें इससे पहले मैं उन्हें यहाँ से लेकर चली जाती हूँ। तो शोयान तो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को रैन पर नजर रखने के लिए बोलता है। फिर रैन का दिमाग में डांस कंपटीशन वाली बात घूम रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैन डांस कंपटीशन में जाने के लिए दादी माँ के जमाने के कपड़े पहनकर अजीबोगरीब मेकअप कर लेती है, जिसे देखकर विवी तो हैरान और परेशान हो जाती है और उसके घर के बाहर शोयान कार
कार में उसका वेट कर रहा होता है और असिस्टेंट यैन की पिक्चर्स उसे दिखाता है और बोलता है कि ये हमेशा गूगल्स लगाकर रखता है। इवन अपने स्कूल में भी शायद इसे कुछ आइज की प्रॉब्लम है। शोयन अपने मन में सोचता है कि रैन तुम कितने सीक्रेट्स रखोगी मुझसे, और थोड़ी अजीबोगरीब हालत में रैन उसके पास आ जाती है और पूछती है कि इवेंट में तो शाम को जाना था ना, तो तुमने मुझे अभी क्यों बुला लिया। आगे हम देखते हैं कि शोयन उसे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है, तो रैन तो उसे अपने फेस टच करने तक नहीं देती और सोचती है कि अगर इसने मेरा मेकअप फिक्स कर दिया तो सबके सामने मेरी रियल आइडेंटिटी आ जाएगी। तो वो मेकअप आर्टिस्ट उसके कान में कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, हमें मिस्टर जी ने पहले ही सब बता दिया है। और फिर वो रैन को बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस बना देती है और साइड में उसके फेस पर छोटा सा रेड मार्क बना देती है ताकि किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी का पता ना चले। और फिर शोयन तो उसे देखता ही रह जाता है। अब रैन अपनी ड्रेस पहन रही होती है और जिप को लॉक करने के लिए आवाज लगाती है, अगर कोई बाहर है तो मेरी हेल्प कर दो। तो शोयन फौरन चेंजिंग रूम में आ जाता है और रैन को देखकर खुश हो रहा होता है, तो रैन तो शाय हो जाती है और पूछती है कि तुम अंदर क्यों आ गए हो। तो वो कहता है कि कमाल है, पहले तो तुमने ही मुझे हेल्प के लिए बुलाया और अब मना कर रही हो। और फिर वो रैन के क्लोज जाकर उसकी ड्रेस के जिप को लॉक करने लगता है। अब यहाँ रैन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है कि तभी एक लड़की उसके लिए सैंडल लेकर आती है और दोनों को इतना क्लोज देखकर सोचती है कि मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, इसीलिए वो जल्दी से वापस चली जाती है। रैन और शोयन डांस इवेंट में जैसे ही एंट्री करते हैं तो सब रैन को देखने लग जाते हैं और पूछते हैं कि ये जी शोयन के साथ इतनी ब्यूटीफुल लड़की कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शोयन की गर्लफ्रेंड है। तभी यंग और लूसी भी उन्हें देखते हैं और सोचती हैं कि ये पुअर और अगली लड़की कैसे इतनी सुंदर लग रही है, और दोनों अपने प्लान का इंजाम देने के लिए ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उन्हें ऑफर करते हैं। यंग अपने आप को फ्लर्ट करने से रोक नहीं पाता और रैन को डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर शोयन जेलिस होकर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। तो रैन भागकर उसको संभालने लग जाती है और वो उसे कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि मैं कैसे तुम्हें किसी और के साथ डांस करने दे सकता हूँ। और यंग सोच रहा होता है कि ड्रग्स कितनी जल्दी असर कर रही हैं। और फिर वो लूसी को कहता है कि तुम शोयन को गेस्ट रूम में ले जाओ और इनका अच्छे से ख्याल रखना। अब रैन भी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है और फिर यंग उसे एक रूम में ले आता है और कैमरा लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यंग की वाइफ उसे लूसी के साथ ऑकवर्ड कंडीशन में रेड हैंडेड पकड़ लेती है और मीडिया को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी। वो उसे मारने लगती है और यंग की रेपुटेशन की बैंड बजा देती है और फिर वो उसे जेल भी भेज देती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि शोयन का असिस्टेंट उनकी ड्रिंक्स बदल देता है और ड्रग्स वाली ड्रिंक्स यंग और लूसी पी लेते हैं और फिर वो उन दोनों को एक साथ रूम में ले आते हैं। अब यंग का वीडियो असिस्टेंट शोयन और रैन देखकर हंस रहे होते हैं, तो रैन कहती है कि वो चीटर ये डिजर्व करता है और शोयन पूछता है कि आगे तुम क्या करने का सोच रही हो। तो वो कहती है कि यंग को कुछ दिन जेल की हवा लगने दो और फिर वो एक पेन ड्राइव असिस्टेंट को देती है और कहती है कि इसमें यंग के सारे काले चिट्टे हैं। अब फिर शोयन रैन को घर ड्रॉप करने आता है और वो उसे एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करते हुए कहता है कि ये मुझे कोई दे गया था, तुम ये रख लो। रैन कहती है कि ये बहुत ही कॉस्टली है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे विंडो से बाहर फेंक देता हूँ। रैन सोचती है कि इतनी अच्छी वॉच फेंकने से बेहतर है कि मैं इसे रख लूँ। फिर वो उसे कहती है कि कल मुझे कुछ पर्सनल काम है, मैं कल हाफ डे में ऑफिस आऊंगी और फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। और फिर यंग की वाइफ किसी से मिलने जाती है और वो कौन है ये अभी तक सस्पेंस है। वो लेडी उसे बताती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे जी शोयन का हाथ है। लियो कहती है कि वो हमसे रिवेंज क्यों लेना चाहेगा। वो मिस्टीरियस लेडी कहती है कि हो सकता है कि वो ये सब किसी और के लिए कर रहा हो। लियो को तभी रैन का ख्याल आता है। अब नेक्स्ट डे रैन की डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है और वो उनकी ग्रेव पर जाती है और कहती है कि डैड मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और मैं हमारा रिवेंज लेकर रहूंगी। और फिर वो जिया और यन को अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलने के लिए कहती है। जिया कहती है कि मम्मी ग्रैंडपा कहाँ पर हैं, मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रही। तो रैन रोने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। और तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने बच्चों को लेकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर लियो आती है और ग्रेव के पास फ्लावर्स और फ्रूट्स देकर समझ जाती है कि रैन यहीं कहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, अगर तुम सामने ना आई तो उसका ब्लेम तुम मुझे मत करना। और फिर वो ग्रेव पर रखे फ्रूट्स को किक मारते हुए फेंकने लगती है। तो रैन ये हैन के गेटअप में उसके सामने आकर बोलती है कि तुम्हें मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तब लियो रैन को बुली करने लग जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मैटर है जो तुम एन फैमिली का साथ दे रही हो। तभी जिया सामने आ जाती है जो बिल्कुल दिखने में रैन जैसी लग रही होती है। और तभी शोयन भी वहाँ पर आ जाता है और लियो को बोलता है ये मेरी एम्प्लॉय है और तुम अभी एन अंकल की ग्रेव पर जाकर अपोलोजाइज करो वरना मेरे लोग तुम्हें यहाँ मारकर फेंक देंगे और तुम्हारी ग्रेव भी यहीं बना देंगे। लियो ग्रेव पर
पर नील डाउन होकर सॉरी बोलती है और जल्दी में वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि शोयान एक मामूली एम्प्लॉय को इतना वैल्यू क्यों दे रहा है। और फिर वो 5 साल पहले का सीन याद करने लगती है। लियो के जाने के बाद शोयान ग्रेव पर जाकर फ्लावर्स रखता है और रैन के पैर में मोच आ जाती है तो उसे उठाकर घर ले आता है। उसके घर में आते ही बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और मेड जिया का ड्रेस चेंज करवाने ले जाती है और वो कहती है कि आपके घर में हर चीज बहुत ही एक्सपेंसिव है, अगर बच्चों ने कोई चीज तोड़ दी तो मैं उसका कंपेंसेशन नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं अपने घर चली जाती हूँ। शोयान कहता है कि जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती और फिर वो उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है और तभी वहाँ पर फैन आ जाता है और कहता है कि तुम इस अगली लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो और इसका क्या चल रहा है। तभी जिया उसके सामने आ जाती है और वो उसे पहचान जाता है और कहता है कि ये तो रैन की डॉटर है ना। तो शोयान उसे पूरी सच्चाई बता देता है। तो फिर वो पूछता है कि इन बेबीज का डैड कौन है। तभी शोयान के पास एक कॉल आता है और वो जल्दी में घर से निकल जाता है और फिर शोयान की ग्रैंड मॉम को पता चल जाता है कि वो किसी अगली 2 बच्चों की मॉम को घर पर लेकर आया है। तो वो उसे डांटने के लिए आती हैं, लेकिन वो जैसे ही येन को देखती हैं तो गुस्सा प्यार में बदल जाता है और वो कहती हैं कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल शोयान जैसी हैं, इसका मतलब तुम हमारे खून हो। और वो जिया और येन को बहुत प्यार करती हैं। जिया कहती है कि आप श्योर है ना कि वो हैंडसम अंकल हमारे डैडी हैं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम शोयान के बच्चे हो। और उन्हें कहती है कि हम तुम्हारे मम्मी डैडी को एक करने की प्लानिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि येंग की कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे होते हैं और अब फैक्ट्री को खरीदने के लिए काफी सारे बायर्स इंटरेस्टेड थे। रैन सोचती है कि मुझे कैसे भी करके उसे बर्बाद करना है और वो जैसे ही ऑफिस के बाहर आती है तो शोयान की ग्रैंड मॉम वहाँ पर नीचे गिर जाती हैं और फिर रैन फौरन उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आ जाती है। वो वहाँ पर खड़े लोगों पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ह्यूमैनिटी नाम की कोई भी चीज है आप लोगों में, बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते हो। ग्रैंड माँ अपनी हेल्प करने के लिए रैन को पैसे देने लगती है, जिस पर वो मना कर देती है और जल्दी में वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ ये देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो ये लड़की मेरे टेस्ट में पास हो गई है, ये बहुत ही काइंड है और पैसों की लालच नहीं है इसे, ये मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ होना डिजर्व करती है। अब रैन येंग के खिलाफ प्रूफ लेने के लिए होटल में जाती है जहाँ उसकी कंपनी की डील चल रही होती है और वो वहाँ वेटर बनकर आती है और उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगती है और उसे देखकर उस ओल्ड मैन की नीयत खराब होने लगती है, इसीलिए रैन जानबूझकर उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बारिश होने लगती है और शोयान रैन को अपने घर पर ले आता है। रैन कहती है कि रात बहुत ही हो गई है, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती हूँ। शोयान कहता है कि तुम्हारी पूरी ड्रेस भीग रही है, पहले तुम हॉट शॉवर लेकर ड्रेस चेंज कर लो। और फिर वो एकदम से उसके क्लोज आकर उसे किस कर लेता है और जिया नींद में चलते हुए आ जाती है, पर वो नींद में होती है तो कुछ क्लियर नहीं देख पाती और मेड फिर उसे वहाँ सोने के लिए ले जाती है। शोयान रैन से कहता है कि तुम जल्दी से चेंज करके मेरे पास स्टडी रूम में आओ। रैन तो डर ही जाती है। शोयान कहता है कि कुछ ऐसा वैसा मत समझो, मैं तो ये पेन ड्राइव देखने के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ। और जब वो पेन ड्राइव को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें फेक प्रॉपर्टी और प्रॉफिट दिखाकर शेयर प्राइस के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब हम नेक्स्ट डे न्यूज में देखते हैं जहाँ फेक शेयर्स की वजह से येंग की कंपनी बैंकरप्ट हो गई होती है। येंग एक पुअर बेगर की तरह स्ट्रीट पर बैठा हुआ होता है और एक आदमी उसे बंद देकर जाता है तो वो उसे खाने लगता है कि तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि रैन होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरी फैमिली तुमने डिस्ट्रॉय की है और वो उस पर हाथ उठाने लगता है कि तभी शोयान वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर असिस्टेंट और फैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो रैन उसे 5 साल पहले फैक्ट्री में हुए इंसिडेंट का पूछने लगती है कि बताओ तुमने मुझे और मेरे डैड को टारगेट क्यों किया। ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है और असिस्टेंट उसे मारने लगता है तो येंग वहाँ से भाग जाता है। ऑफिस में असिस्टेंट शोयान को एक फाइल लाकर देता है और बोलता है कि बॉस आप कब तक सस्पेंस में रहोगे, ये मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। लेकिन शोयान तो सोचता है कि अगर वो सही में मेरे बच्चे ना हुए तो, इसीलिए वो डर के रिपोर्ट नहीं देखता। अब शोयान की ग्रैंड मॉम फिर से ऑफिस के बाहर आकर रैन से मिलती हैं और कहती है कि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। रैन कहती है कि आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ग्रैंड मॉम कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, क्या तुम मेरी बर्थडे पर आओगी। रैन कहती है कि मैं वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के साथ होती हूँ। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को भी लेकर आना और मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है। रैन पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। ग्रैंड मॉम कहती है कि वो तो बस मैंने ऐसे ही तुक्के में बोल दिया है और फिर वो रोने की एक्टिंग करती हैं और उसको पार्टी का इनविटेशन देकर जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। कि तभी शोयान वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम अभी किससे बात कर रही थी। कि तभी रैन के पास स्कूल से कॉल आ जाती है कि येन का स्कूल में किसी से झगड़ा
झगड़ा हो गया है और रैन जल्दी से स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। और अब हम स्कूल का सीन देखती हैं जहाँ पर जिया स्कूल में अपने डैडी की ड्राइंग बनाती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि मेरे डैडी बहुत ही हैंडसम है और माउंटेन जैसे टॉल हैं। तभी एक लड़की आकर उसे बोलती है कि तुम एक झूठी लड़की हो, तुम्हारे कोई डैडी वैडी नहीं है और मेरी मम्मी ने बोला है जिनके डैडी नहीं होते वो बच्चे वाइल्ड होते हैं। और वो जिया की ड्राइंग लेकर फाड़ देती है, जिस पर येन अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और उस लड़की को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो उस लड़की की मदर स्कूल में आकर अपने रौब दिखाती हैं और कहती हैं कि इन दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकालो, ये बिल्कुल जंगली और इल मैनर्ड हैं। और तभी रैन और शोयन भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो येन उसे पूरी बात बताता है कि उस लड़की की मम्मा रैन को देखकर पुअर और अगली कहती हैं और बोलती हैं कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे बच्चे जिद्दी और बदतमीज क्यों हैं, क्योंकि उनकी मम्मी भी ऐसी हैं। और वो कहती है कि मेरी डॉटर से भी अपोलोजाइज करो, जिस पर रैन उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। रैन कहती है कि तुम एक घमंडी और जाहिल लेडी हो। वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स कमेटी की चेयरमैन हूँ, अभी तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकलवाती हूँ। रैन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिया और येन का फ्यूचर खतरे में डाल दिया है। तभी शोयन कहता है कि अगर तुम पेरेंट्स कमेटी की चेयरमैन हो तो तुम्हें किसी का इंसल्ट करने की राइट नहीं है। शोयन को देखकर वो कहती है कि तुम कौन हो प्रीटी बॉय। रैन सोचती है कि अब मुझे शोयन का प्रीटी फेस ही बचा सकता है और वो उसे कहती है कि शोयन मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर तो शोयन भी शॉक्ड हो जाता है और तब तक वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो क्लास टीचर को डांटने लगते हैं कि तुम जानती भी हो ये कौन है, ये यहाँ के रिचेस्ट पर्सन है। ये सुनकर वो दोनों अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती हैं। तो रैन चुपचाप बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और शोयन भी उसके पीछे आकर बोलता है कि अभी तुम मुझे अंदर अपना हस्बैंड बोल रही थी ना। वो कहती है कि हाँ, अपने बच्चों के लिए मुझे बोलना पड़ा। तो शोयन उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ घर ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो डीएनए रिपोर्ट वाली बात भी उसे बता देता है और फिर वो रैन को किस करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रैन और बच्चे किसी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हैंडमेड केक बना रहे होते हैं। वो भी वहाँ जाकर उनकी हेल्प करता है और सोचता है कि क्या कोइंसिडेंस है, उसकी ग्रैंड मॉम का बर्थडे भी आज ही है। और जब रैन बर्थडे पार्टी में जाती है तो लियो और मिमी भी उसकी इंसल्ट करने लग जाती हैं। कहती हैं कि तुम जैसी पुअर और अगली लड़की यहाँ पर कैसे आ गई, जरूर बिना इन्विटेशन के तुम आई होगी। तभी ग्रैंड मॉम वहाँ पर आकर बोलती हैं कि ये मेरी स्पेशल गेस्ट हैं और मैंने इसको खुद पर्सनली जाकर इनवाइट किया था। वो सबको बताने वाली होती हैं कि शोयन के बच्चे की मम्मी है, लेकिन रैन उन्हें रोक देती है और ग्रैंडमा सोचती हैं कि पहले शोयन आ जाए फिर वो ये अनाउंसमेंट करेंगी। फिर रैन को ड्रेसेस चेंज करने के लिए ले जाती हैं और रैन ड्रेस और मेकअप चेंज करके बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन लग रही थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और इसका फायदा उठाकर वहाँ से भागने का ट्राई करती है। लेकिन शोयन उसे देख लेता है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में ले आता है और सभी उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। और फिर लियो, मिमी और टैंग भी उसे पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि तुम चाइना वापस कब आई। और इतने में ही वहाँ मेड आकर बताती है कि ग्रैंड मॉम बेहोश हो गई हैं और किसी ने उन्हें पॉइजन दे दिया है और इसमें मेड रैन का नाम लेती है। तो पुलिस भी रैन को आकर अरेस्ट कर लेती है और शोयन उसके फेवर में कुछ भी नहीं बोल सकता था। असिस्टेंट कहता है कि आपको ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए था। वो कहता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि वो क्रिमिनल को रेड हेडेड पकड़ना चाहता है और रैन भी पुलिस स्टेशन में सेफ रहेगी। और उसे कहता है कि बच्चे अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। ये सुनकर वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और रैन को बाहर निकलवा देता है और वहीं फैन भी आया होता है। रैन के चक्कर में दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। रैन कार में जाकर बैठ जाती है और सबको लेकर विवी के घर पहुंच जाती है। विवी कहती है कि मेरे घर में स्लीप ओवर पार्टी करने से पहले मुझे बता दिया करो। और तभी शोयन का असिस्टेंट बताता है कि हमें पता चल गया है कि कौन लियो का 5 साल पहले साथ दे रहा था। वो बताता है कि TDS नाम की कंपनी है, लेकिन इसके ऑनर का कुछ पता नहीं चल पाया। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई है, लेकिन हम इसका डाटा हैक कर सकते हैं और मैं कल ही IT पर्सन से बात करूंगा। तभी वहाँ पर येन आ जाता है और कहता है कि ये तो मैं चुटकी बजाकर कर दूंगा और वो अपना लैपटॉप लेकर शुरू हो जाता है। 2 मिनट में सारा डाटा हैक कर लेता है और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि शोयन का फ्रेंड टैंग होता है। और हमें पता चलता है कि शोयन का फ्रेंड टैंग और लियो दोनों मिले हुए हैं और वही इस प्लानिंग के मास्टरमाइंड थे। और फिर वो शोयन की ग्रैंड मॉम और दोनों बच्चों को किडनैप कर लेता है और उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उसके पीछे पीछे रैन भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहता है कि तुम सभी साथ मरने वाले हो। एक्चुअली में टैंग को लगता है कि शोयन की ग्रैंड मॉम ने उसकी मॉम की जान ली है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट ग्रैंड मॉम ने तो मेरी फैमिली की जान बचाई थी क्योंकि ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझ पर गलत चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। तो यहाँ ग्रैंड मॉम ने मेरी फेक डेथ की न्यूज फैलाकर मुझे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेज दिया था। ये सुनकर टैंग बहुत ही शर्मिंदगी फील करता है और वो नील डाउन होकर ग्रैंड मॉम से माफी मांगता है कि तभी लियो वहाँ पर आ जाता
आती है और कहती है कि तुम सब लोग हैप्पी कैसे हो सकते हो, और वो स्पेशल डिटेक्टिव्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और भूलो मत उस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट तुमने ही किया था, वो आग तुम्हारी वजह से ही लगी थी। तो रैन कहती है कि इसका मतलब मेरे डैड को तुमने मारा है, और फिर लियो रैन की तरफ गन करके गोली चला देती है, और फिर उसी वक्त टैंग उसके आगे आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है, और वो कहता है कि मुझे ये मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, बस तुम मेरी मॉम का ख्याल रखना। और फिर लियो को वहाँ पर पुलिस आकर ले जाती है। आगे हम देखती हैं कि शोयान और रैन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और सभी उनके लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।